हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज का हमारा आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग द पुअर फ्रॉम बिकमिंग पुअरर। और ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर कृष्णा राव ने। ही इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। He says governments need to take a long-term view of mitigating the health and economic effects of COVID-19. So governments को क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो कोविड-19 के जो इफेक्ट हैं वो ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में खत्म हो जाएंगे। सो कोविड-19 की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, लॉकडाउन है, सो उसका जो हेल्थ और इकोनॉमी पे जो असर होगा उसको कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट्स को एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए और उस हिसाब से मेजर्स लेने चाहिए। So he says globally governments are faced with hard choices in controlling the spread of COVID-19. ये hard choices क्या हैं? कि choices हैं लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग as it comes at a huge economic cost. ऐसा नहीं है कि ये लॉकडाउन कर दिया और कोविड-19 से हम बच जाएंगे, लेकिन इसकी वजह से और दूसरे समस्याएं हमारे सामने आकर नहीं खड़ी होगी। ही सेज देयर इज स्टिल कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी। अभी भी कंसिडरेबल अनिश्चितता है। अभी भी हमें इतना मालूम नहीं है कि कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ कितनी जाने जाएंगी या कितना नुकसान होगा, लेकिन ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो अनसर्टेनिटी दैट द पॉपुलेशन लॉकडाउन विल फोर्स significant and widespread deprivations on people at the lower end of the income distribution. लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोअर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, उनके पास जरूरी जो जिंदा रहने के लिए वस्तुएं हैं वो नहीं होंगी और उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो हंगर से मर सकते हैं और कई तरह के बीमारियां पैदा हो सकती हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत कम समय के अंदर ही लॉकडाउन होने के बाद थोड़े समय में ही ये पता चल गया कि जब इकोनॉमी एक्टिविटी कम हुई, स्लो डाउन हुआ इकोनॉमिक एक्टिविटी में, तो कई सारे लोगों का जो रोजगार छिन गया। जो लोग रोज कमा रहे थे, रोज खा रहे थे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके पास इतनी सेविंग्स तो होती नहीं है कि वो उन सेविंग्स से 2-4 महीने अपना काम चला लें। सो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको कुछ ही दिनों बाद, लॉकडाउन होने के कुछ दिनों बाद ही इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि अब वो कहाँ से खाएं, क्योंकि अब उनकी अर्निंग बिल्कुल बंद हो गई। सो कोविड-19 और उसके जो कंट्रोल मेजर्स हैं will affect the health, human capital and income of vulnerable populations in multiple ways over the short and long term. कहते हैं कि कई तरीकों से ये सारी चीजें अफेक्टेड होंगी, और दोनों शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। इसीलिए टू मिटिगेट दीज डेप्रिवेशंस, इन समस्याओं को कम करने के लिए, इन डेप्रिवेशंस को कम करने के लिए, ताकि उनको वो इन चीजों से, जो जरूरी चीजें हैं उससे वंचित ना रह जाएं, it is necessary for government safety net programs to provide broad-based long-term support focused on specifically vulnerable populations. So ये जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, वो और पुअरर ना हो जाएं और गरीब ना हो जाएं और ज़्यादा समस्याओं का, हेल्थ प्रॉब्लम्स का उनको सामना ना करना पड़े। इसके लिए जो गवर्नमेंट सेफ्टी नेट प्रोग्राम्स हैं उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा ब्रॉड बेस्ड लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ऐसे शॉर्ट टर्म कुछ 1-2 महीने के लिए 500 रुपीज दे देने से उनका काम नहीं होना पड़ेगा। और ये जो मेजर्स होंगे, इसको स्पेसिफिकली वल्नरेबल पॉपुलेशन को ध्यान में रख के बनाया जाना पड़ेगा, तभी हम उनकी समस्याओं को कम कर सकते हैं। In the next paragraph, he says the morbidity and mortality rates are disproportionately higher in countries and among people at the lower end of the income distribution. कि जो morbidity and mortality, तो rate of disease in a population, morbidity, rate of deaths in a population, mortality. So बीमारी की जो दर है एक पूरे पॉपुलेशन में और मृत्यु की जो दर है वो हायर होती है, डिसप्रोपोर्शनेटली हायर होती है कंट्रीज में। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, हर कंट्री में ज्यादा मॉर्बिडिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट किन में होती है? जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनमें। फिर वो एग्जांपल देते हैं कि 1918 में जो स्पेनिश फ्लू था उसने टोटल 50 to 100 मिलियन पीपल उसकी वजह से मर गए थे पूरे वर्ल्ड में। इंडिया लॉस्ट 18 मिलियन लाइव्स और 6% ऑफ द पॉपुलेशन, द हाईएस्ट एनीवेयर। सो इंडिया 18 मिलियन मींस 180 लाख, और वो 6% उस समय के पॉपुलेशन का था, और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इंडिया में लोग मरे थे स्पेनिश फ्लू की वजह से।
इन कंट्रास्ट यूएस में 6,75,000। जस्ट इमेजिन 6 लाख और 180 लाख, जबकि ये डिजीज कहते हैं ओरिजिनेट हुआ था यूएस से ही, और इंडिया में जब आया तो 180 मिलियन लोग मारे गए थे इस फ्लू की वजह से। सो सिमिलरली अभी कहते हैं कि कोविड-19 की वजह से भी अगर यूएस में देखा जाए, क्योंकि यूएस में अभी सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, तो यूएस में जो देखा जाए तो वहां पे जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनमें ये संख्या जिनकी मृत्यु हुई है वो ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है कि जो लोअर इनकम ग्रुप वाले लोगों में ये रेट ज्यादा होती है, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट? क्योंकि उनको बचपन से ही न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है, तो उनकी इम्यूनिटी पहले से ही लो होती है। फिर वो काफी छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, एक कमरे में ही कई लोग रहते हैं, तो जो ऐसी डिजीजेज हैं जो स्प्रेड होती हैं वो बहुत जल्दी उनमें फैल जाती हैं। और साथ ही साथ उनको साफ पानी, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, अगर बीमार हैं तो फिर डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जा पाते हैं, इन सब की वजह से वो जल्दी इसकी चपेट में आते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। साथ ही साथ अगर उनकी किसी अर्निंग फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो फिर वो जो फिनेंशियल लॉस होता है वो फिर बहुत ज्यादा हो जाता है उस फैमिली के लिए, और उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। देन ही सेज कि इवन जब एपिडेमिक चला जाता है फिर भी उसका असर रह जाता है जो सर्वाइवर्स रहते हैं उनमें। इसका कारण ये है कि कई सारे बच्चों में उनकी मदर से आ जाता है, प्रेग्नेंट मदर से वो चीजें आ जाती हैं। सो उसका असर फिर लोअर इनकम ग्रुप में ज्यादा रह जाता है बाद तक भी। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो इन्फेक्टेड मदर्स होती हैं उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बाद तक भी रहते हैं। साथ ही साथ वो कमज़ोर भी रहते हैं। कहते हैं कि उन बच्चों में जो इन्फेक्टेड मदर्स रही इन डिजीजेस के, जब महामारी फैलती है तो उनमें डिसेबिलिटी रेट 20% हायर होता है कंपेयर टू बर्थ कोहॉर्ट्स नॉट अफेक्टेड बाय द फ्लू, उन बच्चों से जो कि जिनकी मदर्स उस फ्लू से अफेक्टेड नहीं थी। अब देखो यहाँ पे कोहॉर्ट्स, अभी हमने पिछले दिनों 2-3 दिन पहले के हमने आर्टिकल में कोहॉर्ट्स देखा था। अगर आपको याद होगा हमने देखा था कि जीसीसी कंट्रीज में जो इंडियंस रहते हैं वो अभी कोविड-19 की वजह से वहीं पे फंसे हुए हैं, और उनके लिए ये वर्ड यूज हुआ था कोहॉर्ट्स। सो कोहॉर्ट्स क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कुछ उनके सेम क्वालिटी है या बिहेवियर है, तो वहां पे उस ग्रुप के लिए यूज हुआ था कोहॉर्ट, जो कि सारे इंडियंस हैं और अभी जीसीसी कंट्रीज में काम करते हैं। यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ कोहॉर्ट? उन सारे बच्चों के लिए जिनकी मदर अफेक्टेड नहीं थी फ्लू से। सो अभी 2 बार आ गया, कितना इजी हो गया याद रखना। और जब भी आपको एग्जाम में ये वर्ड दिखेगा, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या कहीं फिल अप द ब्लैंक में, आप इजीली इसका मतलब समझ जाएंगे और आप इजीली विथ ऑप्शंस यू विल बी एबल टू आंसर। सो अभी कहते हैं कि कोई रीजन नहीं है कि कोविड-19 का भी इस तरह का असर नहीं होगा, इसलिए जो लीव प्रोग्राम्स गवर्नमेंट्स लेके आएंगी नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म टाइम हराइजन। सो उसमें इन बातों का भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। देन ही सेज कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड्स पे काफी असर हुआ है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, और इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल अभी लॉकडाउन में है। और इसकी वजह से जो CMIE का सर्वे कहता है कि 44% ऑफ हाउस होल्ड्स करेंटली रिपोर्ट अ लॉस इन इनकम, अप फ्रॉम अराउंड 10% इन अर्ली मार्च में 10% कह रहे थे कि लॉस इन इनकम है, लेकिन अभी वो 44% कह रहे हैं। इस तरह का कुछ डेटा इन्होंने दिया है। 84% ऑफ रेस्पोंडेंट्स रिपोर्टेड लॉस ऑफ इनकम एंड 30% experienced shortages of food, fuel and medicines. These outcomes were concentrated among the poorer households and in rural areas. So ये जो poor vulnerable group हैं उनमें ज्यादा ये कमी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। अभी जो लॉकडाउन है इसका असर क्या है, ज्यादा प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों पे इसका असर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से फैमिली में इनकम नहीं होगी, फिर उनका डाइटरी इनटेक कम होगा, उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम होगी और फिर वो बीमार पड़ने की उनकी संभावना ज्यादा होगी। इसकी वजह से जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनका न्यूट्रिशन और उनके एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज
अभी क्या है कि जो जैसे टेटानस इम्यूनाइजेशन के लिए भी वो नहीं जा पा रही हैं लॉकडाउन की वजह से, और इट विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन द फ्यूचर एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन. पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन अर्ली चाइल्डहुड हैज बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी. प्रेगनेंसी के दौरान अगर अच्छा खाना ना मिले महिला को, या फिर जो बच्चे पैदा होते हैं उनको अच्छा न्यूट्रिशन ना मिले, तो भी उसकी वजह से भी इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी बढ़ जाती है. द क्लोजिंग ऑफ स्कूल्स, कहते हैं कि अभी जो स्कूल बंद हो गए लॉकडाउन की वजह से, तो जो मिड डे मील स्कीम की वजह से हर दिन बच्चों को कम से कम दोपहर का खाना मिल जाता था, वो भी बंद हो गया है. ये जो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से उन बच्चों पर और जो अनबॉर्न चिल्ड्रन हैं उनके हेल्थ पर भी असर होगा, और अल्टीमेटली जब वो पैदा होंगे, बड़े होंगे, तो वो फिर अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनको उतनी बातें समझ में नहीं आएंगी, और वो एक विशियस साइकिल बन जाएगा. फिर वो बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, तो वो गरीब जो हैं गरीब ही रहते जाएंगे. लेकिन अभी गवर्नमेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि वो और गरीब ना हो जाएं, या उनको किस तरह से बचाया जाए, और गवर्नमेंट्स को उनको ध्यान में रख करके पॉलिसीज बनानी चाहिए. आगे राइटर कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कई सारे मेजर्स, इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए हैं और अनाउंस किया है टू एड्रेस द इकोनॉमिक हार्डशिप फेस्ड बाय वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स. लेकिन दो तीन चीजें वो कहते हैं कि जरूरी है. पहला, कि वो जो मुहैया करा रहे हैं वो आधा अधूरा ना हो, सफिशियंट हो, कम से कम उनका पेट भर सके. और दूसरा, वो उन तक पहुंच सके, ये भी जरूरी है. सिर्फ आपने पॉलिसी बना दी और फंड एलोकेट कर दिया, लेकिन उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है, और वो सफिशिएंट है कि नहीं. दूसरी चीज जो ये है, ये कह रहे हैं कि अभी जो भी अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि अभी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ये करा जाएगा, लेकिन ये अभी ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा है कि ये इसका जो असर है ये इतने ही दिन रहेगा. इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे. गवर्नमेंट को जरूर लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, ताकि हम बहुत सारे नुकसान से बच जाएं, नहीं तो हमारा ह्यूमन कैपिटल का बहुत लॉस हो सकता है. लास्ट में ही सेज, as such, governments need to take a long-term view of mitigating the many economic and human capital effects of COVID-19 and its control measures. That was all in this article, and it will certainly help you in your descriptive English. And today's question is, 1918 में स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक की वजह से इंडिया में कितने लोगों की डेथ हुई थी, और वो पूरे पॉपुलेशन का कितना % था. अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.